सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब से इस इत्तेहादी हुकूमत का वजूद हुआ है तब से पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कभी डूबती मईशत, कभी सियासी भोंचाल, आवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे, मुल्क में बढ़ती महंगाई, सैलाब की तबाहकारियों और अब दहशतगर्दी भी एक बार फिर से सर उठाने लगी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान मेजर मियां अब्दुल्ला शहीद हो गए। रवा हफ्ते ही तुर्बत में दहशतगर्दों के हमले में एक फौजी अफसर और एक FC का जवान शहीद हुआ था। और हुकूमत के लिए इस वक्त दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं सबसे बड़ा चैलेंज और इनकी फौरी जो रोकथाम है उसके लिए मौसर इकदाम करने होंगे। अब एक तरफ हुकूमत मुख्तलिफ महाज पर नंबरदाजमा है और दूसरी जानिब इस इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत भी चंद हफ्तों की रह गई है। अच्छा, जाते जाते इस हुकूमत ने एक और मुश्किल काम किया और वो ये है कि जी IMF से मुआहदा, इस कामयाब मुआहदे का जो झंडा सरबुलंद करने वाली PDM सरकार जिस बात का क्रेडिट ले रही है उसके बदले में कौम को मिला क्या? महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगाई का तूफान, नए टैक्सेस की भरमार और हुकूमत की जानिब से एक नई उम्मीद कि बहुत जल्द सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास भी हुआ जिसमें स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली के इजलास में सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत दोबारा हुई तो फिर कोई गिला ना करे। हम तमाम मज़हब का एहतराम करते हैं लेकिन इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ आग बढ़ती जा रही है। ये पर अरबों मुसलमानों के दिल दुखी हैं। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगजेब साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ताहिरा साहब, आपकी इजाज़त से नदीम साहब से शुरू करना चाहूँगी। चंद साहब, हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। एक तो जो मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, इस पर हुकूमत किस तरह से आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करे, और दूसरा ये कि दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, तो इससे कैसे निपटा जाए? चंद साहब मैं क्या, इस वाक़या पे जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है जी। ऐसे वाक़यात पे आलम इस्लाम को मैं समझता हूँ एक मुश्तरका तौर पे यूनाइटेड नेशन में जाएं या जैसे जैसे फोरम भी अवेलेबल हैं सब पे जाना चाहिए। और ये वाक़यात हमें बिल्कुल इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और हम जितनी शिद्दत के साथ हम आप एहतजाज कर सकें करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने कॉल भी दी है और एक अच्छा हुआ है कि तमाम लीडरशिप इसके ऊपर कोई उनका ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई इख्तलाफ नहीं है किसी मकतबा फ़िक्र को भी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर और कुरान पाक की किताब के ऊपर जो उनके ऊपर आई थी ये नाज़िल हुई। ऐसे मैं समझता हूँ कि ये दिल आज़ारी के अलावा और इन चीज़ों को बहरहाल हुकूमत इस लेवल पे बहुत सारी कोशिशें कर रही है और मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी हमें मुतमईन होना चाहिए और ये काम रियासत को अपने तौर पे करना चाहिए और हमारी रियासत इसके ऊपर ठीक एक्शन लेगी। बाकी आप इससे अगला सवाल जो आपने किया, क्या सवाल था आपका? दहशतगर्दी तो फिर से सर उठा रही है, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए जी, दहशतगर्दी हमारे ये भी एक मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर जो हुई है, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, तो इसके ऊपर हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने, जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने दुनिया को ये अक्सर फोरम पे बतलाया है कि आप दुनिया को, पाकिस्तान को तो तनाव छोड़ गए, हम इससे निपट रहे हैं। हमारी फोर्सेस, हमारे जवान, हमारे शहरी और हमारे वो इलाके जो दूसरे मुल्कों के साथ जिनकी बाउंड्रीज मिलती हैं, जो इलाके, वो इलाके जिस तरह आप फेस किया है, मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान का जितना दहशतगर्दी में नुकसान हुआ है इतना किसी मुल्क का नुकसान नहीं हुआ। और दुनिया हमें सहूलतकार भी कहती है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं हमेशा हर लेवल पे। तो अब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो हम एक नेशनल एक्शन प्लान, जिस तरह पहले हमने इस पे अमल किया, तमाम जमातों ने मिल के अपनी शिद्दत इख्तलाफात के बावजूद हम कुछ पॉइंट्स पे हमारी कौमी एजेंडा बना, तो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी को अब भी कौमी एजेंडे के तौर पे लेना चाहिए और इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारी सियासत, अपने अपने इख्तलाफात, अपना अपना इलेक्शन, तो सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये एक कौमी अलमिये है, कौमी इशूज हैं और इस पे कौमी सोच की मुजाहरा करके
आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सियासत के हवाले से कुछ अहम सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन ताहिरा साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, इसी पे आपसे भी बात करना चाहूँगी। आज जो कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की गई है, तो आपको नहीं लगता ताहिरा साहबा कि इससे बढ़कर इकदाम करने की ज़रूरत है? हुकूमत को लीड करना चाहिए, तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनको इस्लामोफोबिया के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने आज जो जॉइंट सेशन बुलाया है, हुकूमत लीड ही कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना सिर्फ ये कि करारदाद मजम्मत जो है वो कौमी असम्बली में जॉइंट सेशन में मूव करके पास की है रेजोल्यूशन, बल्कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी ये मुतालबा किया है कि वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, जो कि बहुत बड़ा चैम्पियन है ह्यूमन राइट्स का। और उन्होंने OIC का भी सही कहा है कि ये एक ऐसा फोरम है जहाँ से सही आवाज़ बुलंद हुई भी है और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि कुरान पाक की जो बेहुरमती है वो कोई भी मुसलमान, ख्वाह दुनिया के किसी खित्ते में रहता हो, पाकिस्तानी हो या वो मुसलमान कश्मीरी हो, किसी भी इलाके का हो, लेकिन मुसलमान हो, उनके जज्बात के साथ ये बहुत बड़ी खेल खेला गया। और हम स्वीडन की हुकूमत से गवर्नमेंट ने पुरजोर मुतालबा किया कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं कुरान पाक की बेहुरमती करने में, उनको ना सिर्फ ये कि गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, बल्कि उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात न हो सकें। और इस्लाम एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा मज़हब है कि जो किसी के साथ भी ज़्यादती की इजाज़त नहीं देता। हमारी ना ये तालीमात है, ना हमारी इस्लामी मज़हब की ये तालीमात है। तो इस किस्म की बेहुरमती जो कुरान मजीद की उन्होंने की है स्वीडन में, हम उसकी पुरजोर मुरम्मत करते हैं। और गवर्नमेंट ने ये लीड ली है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन मुजाहरे भी किए जाएंगे इस अमल के ख़िलाफ़ जो स्वीडन में लोगों ने किया है। ठीक है जी। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, कुछ सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। जो मौजूदा हुकूमत की मुद्दत है वो ज़ाहिरी बात है ख़त्म होने में चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, और जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इंतखाबात की, इलेक्शंस की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुलाकातों के बड़े चर्चे हो रहे हैं जी, मुलाकातें हो रही हैं। कोई फार्मूला तय पाया है कि इंतखाबात होंगे, या फिर चंद साहब मुद्दत बढ़ाने पर कोई गौर किया जा सकता है? सुनने में आ रहा है कि PP ने मियाँ साहब के सामने कोई बड़ा वाज़ेह प्लान रखा है। देखें जी, अभी हमारी को पार्टी की मीटिंग्स नहीं हुई कि जिसमें कुछ ऐसी डिटेल खबरें आ सकें, तो अभी चंद दिनों में मीटिंग्स होंगी तो सच्ची बात है। बाकी जो क्यास राइयाँ हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्की सूरत हाल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मईशत का एजेंडा जो लाहौर से शुरू हुआ था, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से और फेडरेशन से लेके और आज तक पार्लियामान में भी, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का तो नंबर 1 एजेंडा यह है कि इस मुल्क में मईशत को बहाल किया जाए। दहशतगर्दी हो, पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, और जो क्राइसिस से हम गुजरे हैं, उन क्राइसिस से पोलिटिकल पार्टीज मिल के ही निकल सकती हैं। इस मुल्क को एक जमहूरी हुकूमत और एक देर पा हुकूमत ही निकाल सकती है। तो किसी सूरत हम इलेक्शन डिले के हक में नहीं है, लेकिन हम अपनी कौम के सामने, अपने पोलिटिकल लीडर के सामने वो एजेंडा ज़रूर रखेंगे, मिसाल मैशत की सूरत में हो या पोलिटिकल एजेंडा हो। इससे पहले शहीद बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रखा था, जिस पर मियाँ साहब ने भी साइन किए थे, और एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना था। और जो लोग उसको मुका कहते थे या उसको उस वक्त नाम देते थे, आज उन्हीं लोगों के वो फायदे में है कि उस एजेंडे को अपनी चीज़ों पे माफ़ी मांगे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ आए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क का अल्टीमेटली हल है कि इस मुल्क को जमहूरी ममालिक के तौर पे हमने चलाना है, तो उस पे हमें बैठ के अपनी कुछ चीज़ें सेटल करनी पड़ेगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, पॉलिटिकल वर्कर, मैं तो किसी सूरत में भी उसको आइडियल नहीं कहूँगा कि इतनी शिद्दत है सियासतदानों में आपस में। हम ऐसे इश्यूज जो आम आदमी की बेहतरी के लिए, आम आदमी की भलाई के लिए हम कर सकते हैं, वो भी हमारी सियासी लड़ाई की नज़र हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को अपने मिल बैठ के मामलात हल करने चाहिए, और बाकी इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहते हुए सियासतदानों की हेल्प करनी चाहिए। और लेकिन हमारा जो रवैया है, जिस पर पब्लिक बिल्कुल मुतफिक नहीं है ओवरऑल हमारे सियासतदानों के रवैयों से, और वो किसी हद तक पब्लिक सच्ची भी है। जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हम कहते हैं कि हम जी बड़े बाइख्तियार हैं, जब हम इक़्तिदार से उतरते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो मैं कहता हूँ, अगर आप जेली इख्तियारात के साथ राजनीति संभालने के लिए तैयार बैठते हैं, तो फिर आप जिम्मेदारी भी लें कि आपने अपने अदवार में जो कुछ आपके साथ हुआ, था वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, हम जमहूरियत को तकनीत दें। अल्टीमेटली जमहूरी हुकूमत ही लोगों के मसाइल हल कर सकती है और सियासतदानों ने मिल के हल करने हैं, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। इस मुल्क में आपने सदारती चला बड़ी अच्छी बात आपने की, आमरीत भी आपने देख ली, बड़े बड़े निज़ाम हमने देखे, लेकिन अल्टीमेटली ये सियासतदानों ने चलाना है मुल्क, क्योंकि ये सियासतदानों ने ही बनाया था। ताहिरा साहिबा, मुस्लिम लीग नून ये कह चुकी है कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो इलेक्शन तभी होंगे, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन भी वो आकर करेंगे। तो आप ज़रा हमें कोई ख़बर दे दें, कोई ख़बर अंदर की हो कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की अब क्या सोच है इंतखाबात को लेकर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने इलेक्शन में जाने की तैयारी मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी है। हमने हर जगह पे आपने देखा होगा गुज़श्ता 2 माह से मरियम नवाज़ साहिबा हर डिवीज़न पे कन्वेंशन कर रही हैं, हर डिवीज़न पे, हर सूबे में। और ये हमारी तंजीम साजी भी जो है यूनियन कौंसिल की सतह तक मुकम्मल हो चुकी है। ये तमाम तैयारियां इलेक्शन में जाने के लिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दिन भी नहीं चाहती कि असम्बली 12 अगस्त से आगे जाए, बल्कि हम 12 अगस्त से पहले, जब मुद्दत ख़त्म 12 अगस्त को होगी, तो इंशाल्लाह उससे पहले असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद नए इलेक्शन की तैयारी होगी। और ये जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो इंशाल्लाह अक्टूबर तक इलेक्शन भी करवाएगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को रकम भी दी जा चुकी है और इसके अलावा नादरा भी अपनी तैयारियां कर रहा है। इन अदारों को चाहिए कि टाइम पर तमाम हल्का बंदियाँ भी कर लें और तमाम जो नए वोटर्स का इंदराज है नादरा के थ्रू वो भी हो जाए इलेक्शन कमीशन में। और तमाम हल्का बंदियों के बाद हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन एक दिन भी डिले ना हो, क्योंकि जो आवाम की परेशानी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब अच्छा हो गया है, महंगाई का ख़ात्मा हो गया है, लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो गया है, या गैस और पानी बिजली सब वाफर है, लेकिन ये हकीकत है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत 2018 में थी तो ज़ीरो लोड शेडिंग थी और दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका था। हमने तमाम सियासी जमातों को बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऑन बोर्ड लिया था असम्बली के अंदर और तमाम पार्टियों के साथ डायलॉग्स किए थे। रेंजर्स, पुलिस और अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए दिन रात काम किया था और उसके बाद ये दहशत गर्दी ज़ीरो पर चली गई थी। अब फिर हमें बड़ा दुख होता है जब हम आए दिन मीडिया के ज़रिए में पता लगता है कि फ़लाँ जगह पे इतने नौजवान शहीद हो गए, फ़लाँ जगह पे इतने लोग शहीद हो गए। खुदा करे कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बन सके। हम चाहते यही हैं कि इलेक्शन के बाद नया सेटअप आए और अवाम के मसाइल हल हों। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ये आपकी बात से मुझे याद है, मेरा अंदाज़ा है कि अगस्त के 3rd वीक में इंशाल्लाह नवाज शरीफ आई थी पाकिस्तान आएंगे। ताहिरा साहिबा, आप नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रही हैं, एक खबर ये भी आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस अज़म का इजहार किया कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो महंगाई का खात्मा कर देंगे। तो अभी किसकी हुकूमत है? देखें, PDM की हुकूमत है और PDM में 13 जमातों का इत्तेहाद है। अभी भी खुदा ना खास्ता अगर IMF से हमारा ये मुआहदा ना होता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका था, जो कि पिछली 4 साल की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का शोर मचा रखा था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। उनसे पूछा जाए कि 4 साल तक वो इस पाकिस्तान के साथ क्या करके गई। अगर उन्होंने मुआहदा किया IMF के साथ तो फिर उससे यू टर्न उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। मुझे पूरे पाकिस्तान में दिखा दें कहीं 100 नौकरी भी वो दे के गए हों। नौजवानों की बेरोज़गारी में इजाफा करके गए। कई दफ़ा हमने बतौर अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा इमरान खान साहब से, जब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, मैं तो उन्हें वज़ीर आज़म किसी तौर समझती नहीं थी, बहरहाल वक्त का तकाजा था, वो थे, तो हमने उन्हें कहा जी माशियत के लिए बैठ के कोई सोच विचार करके पाकिस्तान की एग्रीमेंट की जाए ताकि पाकिस्तान माशी बहरान से निकल सके। उन्होंने कहा मैं किसी किस्म की डायलॉग करने पर वो कायल ही नहीं, मैं तो किसी किस्म की बातचीत करने को तैयार नहीं, मैं तो अपोजिशन को कुछ समझता ही नहीं। फिर उसके बाद कोई चारा बाकी नहीं था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाता और इस पाकिस्तान को तबाही के दहाने से, जैसे हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया,
ये पीडीएम की तमाम सियासी जमातें जानती हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा तमाम सियासी जमातों ने हमारी मदद की, काफी डिटेल में। जिनमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो आज भी हमारे साथ शामिल हैं। चंद साहब, अभी ताहिरा साहिबा से मैंने ये सवाल पूछा था कि सुनने में आया, खबर आई कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि हमारी हुकूमत आएगी तो महंगाई का खात्मा कर देंगे। फिर ये सवाल गर्दिश करने लगा कि फिर अभी किसकी हुकूमत है। तो अभी ताहिरा साहब ने इसका क्लियरली जवाब भी दिया कि अभी पीडीएम की हुकूमत है। ज़ाहिर बात है, इतनी जमातें हैं जो मिलकर हुकूमत कर रही हैं। यानी मुझे जो समझ आ रही है वो सादा अक्सरियत की बात करेगी। जब सादा अक्सरियत से हमारी हुकूमत आएगी तो देखा जाएगा। तो आगे भी इंतखाबात में सादा अक्सरियत किसी जमात के पास जाती है, आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि जो माहौल बना हुआ है उससे तो यही लगता है कि जिस तरह मखलूत हुकूमत ही बनेगी, मिलजुल कर हुकूमत बनेगी। और जब मिलजुल के हुकूमत बनेगी तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन बहुत से फैसले मसलहत के तहत लिए जाएंगे। देखें जी, हुकूमत की ड्राइविंग सीट पे तो यकीनन PMLN है, और जिम्मेदारी अगर अच्छे काम हुए होंगे तो उनकी भी मेजर पोर्शन वो खुद ही लेना चाहेंगे, और जो गलत काम हुए उसकी जिम्मेदारी भी उनको ही लेनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन कोalition हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले भी कोalition गवर्नमेंट से ही है, लेकिन आपने नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट कह दिया कि जिम्मेदारी आप पर ही आती है, अब ये आपकी ही हुकूमत है। नहीं, बिल्कुल उन पे आती है जिम्मेदारी। वो पार्टी के सरबराह हैं, बेशक सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के सरबराह तो मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं ना। तो इंटेलेक्चुअली तो मैं तो उनको ही सरबराह समझता हूँ, हैं भी वो, उनके वर्कर भी उनको ही समझते हैं। तो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी अच्छे कामों की और गलत कामों की। ये अलग डिबेट है कि क्या अच्छे हुए हैं, क्या नहीं हो सके, कितने हो सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो बड़े गंभीर है। हमारी डेमोक्रेसी ट्रांजिशन फेज में है। हम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमको 100% अमल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपना निज़ाम अदल ठीक करना पड़ेगा। इससे पहले हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मौका मिला, लेकिन बदकिस्मती से हम 18वीं तरमीम में या 19वीं तरमीम में बाद में हम अमल ना कर सके, और हम जुडिशरी में रिफॉर्म्स ना कर सके। और अब भी मैं समझता हूँ सबसे टॉप जो हमारा एजेंडा है वो जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर इस मुल्क की अदालती निज़ाम ठीक आप करेंगे, ये महंगाई, ये जो आप विक्टिमाइजेशन कहते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, या इलेक्शन में धांधली कहते हैं, ये सारे निज़ाम तब भी ठीक हो सकते हैं जब आपका निज़ाम अदल ठीक होगा। और दूसरा, आपकी पार्लियामान की इज्जत आपको बहाल करनी पड़ेगी। उसमें दो ही तरीके हैं पार्लियामान की इज्जत बहाल करने के। एक, हम पॉलिटिकल क्लास रोल मॉडल बन जाए। दूसरा, हम अपने इश्यूज पार्लियामान के अंदर बैठ कर डिस्कस करें। हम किसी और इदारे को रिक्वेस्ट ना करें या मुदाखलत की तरफ रागिब ना करें। तो मेरे ख्याल में हम अपने इश्यूज बैठ कर डिस्कस करेंगे तो मामलात आपके ठीक हो जाएंगे। वरना इस वक्त मुल्क की रियासत जरूरी है। रियासत देखे, रियासत में जब दूसरे इदारों पे तनकीद होती है तो यकीनन उससे निज़ाम, हमारा मुल्क का निज़ाम कमज़ोर होता है। और एज ए पाकिस्तानी ये मेरे लिए और आपके लिए भी अच्छी नेक शकून नहीं है कि हमारे इदारों को लोग सियासत में घसीटें या उनके ऊपर बातें करें या ताना जनी करें। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों से बचने के लिए चंद साहब एक और चीज़ ये जी ठीक है। अच्छा चंद साहब, एक और चीज़, ये अभी बड़ी तनकीद हो रही है, ये जो नई पार्टी बनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, और को सियासतदान कह रहे हैं नौ मौलूद पार्टी है, अभी क्या कर लेंगे, अभी तो मंशूर भी वाज़े नहीं। बहरहाल मंशूर में एक चीज़ तो उनकी वाज़े है कि जी हम इस्तेकाम लाना चाहते हैं, मुस्तहकम करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस्तेकाम की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो मईशत में हो। ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है अलीम खान साहब ने कि जी हम लोग सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे और आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म भी जहांगीर तरीन साहब होंगे। तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह क्या नज़र आती है? दूसरा सवाल ये कि जो लोग तनकीद करें कि नौमौलूद पार्टी है, नौमौलूद पार्टी हो सकती है, लेकिन जो चेहरे जिन्होंने उनको ज्वाइन किया वो तो नौमौलूद सियासतदान नहीं है, वो तो तजर्बाकार है। देखिए जी, मैं उनकी किसी के ज़ाती कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन इतना पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने जो पढ़ा है, कल को क्या होता है, कल का इल्म अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी किंग्स पार्टी बनी है वो धड़ाम से गिरी हैं, और जितने लोग भी जिन बैसाखियों के जरिए हुकूमतों में आए हैं, वो बैसाखियां जब भी निकली हैं उसके बाद वो जरूर जमीन बोस हो गए। और अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी रूट्स पे, अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पे, या अपनी ऐसी जदोजहद करके अवाम के अंदर कोई पजीराई पा लेती है जिसकी रूट्स अवाम में होंगी, वो उनको देर पा
मिलेगी, पजीराई मिलेगी। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक पर। मेरे साथ मौजूद होंगे सुहेल वड़ाइच साहब और आमिर ज़िया साहब। वेलकम बैक नाजरीन। कल जुमे का रोज़ है और सियासी एतबार से ये बड़ा ही भारी दिन है। जुमे के रोज़ बड़े अदालती फैसले आए हैं, जिनमें से एक में मियां नवाज शरीफ साहब को पैनामा केस में सज़ा सुनाई गई और इस दिन पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और जुमे के ही रोज़ पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ने का फैसला किया गया। कल चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में लाजमी पेश होना है। गोई ये मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, मगर बज़ाहिर यही लगता है कि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है। एक अहम डेवलपमेंट ये है कि रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई को फौजी इमलाक के जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के 2 मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनमें चेयरमैन पीटीआई को नामजद कर दिया है और इस मकसद के लिए FIR में पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 34 का इजाफा किया गया है, जो ये कहता है कि अगर एक ही नियत से कोई जुर्म मुख्तलिफ लोगों ने किया हो तो हर कोई फर्द वाहिद के तौर पर उसका जिम्मेदार ठहरेगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालतों में चला रहा और चेयरमैन पीटीआई ने इसके हवाले से ये भी कहा गया है कि वो पेश होने के लिए तैयार हैं। अब तहरीक इंसाफ जो पिछले साल तक कह लें कि मकबूलियत की बुलंदियों को छू रही थी, अब तिनको की चुकी है और जो दोस्त हैं वो वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं और एक एक करके पार्टी को खैरबाद कहते भी जा रहे हैं। हमेशा साथ खड़े रहने का जो अज़म करने वाले आज ना सिर्फ अजनबी बन चुके हैं बल्कि हम देख रहे हैं कि खुलकर मुखालिफत में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक ज़माने में दस्ते रास्त तस्वर किए जाने वाले ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का वाहिद जो सहारा है वज़ीर आला की बरतरफी के बाद छिन चुका है। नैब तरामीम के बाद रास्ते और भी हम देख रहे हैं कि मुश्किल होते जा रहे हैं। अब इन सब बातों से क्या ये मतलब निकाला जाए कि पीटीआई का गेम ओवर होने जा रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर साहब, आपकी इजाज़त से मैं सुहेल वड़ाइच साहब से शुरू करना चाहूँगी। सुहेल वड़ाइच साहब, क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई खुद ही गिरफ्तारी देने का सोच रहे हैं? आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका तजिया भी बड़ा ऑथेंटिक होता है, तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें खुद गिरफ्तारी देने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा, उनके ख़िलाफ़ इतने सारे केसेस हैं तो वो अभी तक तो वो कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारी ना हो और कोर्ट्स में जा रहे हैं। जब कोर्ट्स में वो मेरा ख्याल है सरेंडर कर जाएंगे या कोर्ट्स उनके ख़िलाफ़ फैसला दे देंगे तो फिर गिरफ्तारी देंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरा, चेयरमैन पीटीआई बाहर जाने की पेशकश को भी कहते हैं ठुकरा चुके हैं और फौजी अदालत जाने को तैयार हैं और कह रही थी अगर पेशकश मान ले तो उनकी सियासत उसी रोज़ ख़त्म हो जाएगी। इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगी। मेरा ख्याल है कि सियासत ख़त्म नहीं होती ऐसे, उनका वोट बैंक बरकरार है और उनकी जो है इतनी जल्दी वोट बैंक एरोड नहीं होगा। उनसे गलत फैसले हुए, उन्होंने गलती की जो 9 मई के वाक़े में अपने कारकुनों को इस हद तक उभारा और ये डायरेक्शन दी कि आप छावनियों में जाएं और असली तनसीबात पर अमल करें। लेकिन जो इससे जो इलेक्टेबल हैं वो तो उन्हें छोड़ गए हैं, लेकिन वोट बैंक 1-2 गलतियों पे नहीं छोड़ के जाता अपने लीडर को। वो अपने लीडर का साथ देता है और उसकी गलतियों को माफ़ करता है और इसके लिए बड़ा वक्त लगता है उस वोट बैंक को तोड़ने में। अच्छा, ये सवाल लेके मैं आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो गिरफ्तारी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही कि इमरान खान साहब शायद खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? और जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब ने गलतियों के हवाले से बात की, तो पीटीआई की सबसे बड़ी गलतियाँ आपको क्या लगती हैं जो पीटीआई को खुद ले डूबी? कि पहली बात तो कि गिरफ्तारी खुद नहीं पेश करेंगे इमरान खान, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल जो सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है, सुहेल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अगर वो ज़ाहिर है कि जब किसी केस में कोई और रास्ता नहीं रह जाता और हुकूमत फैसला कर लेती, आइन जो कानून है हमारा फैसला कर लेते हैं कि जब इनके खिलाफ हरकत में आना है तो आएगा, उससे कोई भी मतलब है झूम के जो अपना सर नहीं दिया करता मुश्किल के अंदर। इमरान खान जितना गुरेज कर सकते हैं वो करते रहेंगे गिरफ्तार होने से बचने के लिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो गलतियां क्या, गलतियां तो खैर काबिल बहस है, एक तवील उसके ऊपर फहरिस्त है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो गलती हुई वो 9 मई को हुई। 8 मई तक जो है सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी पीटीआई के लिए। उसके लग रहा था कि उसके खेल जो है उसके हक में है कि जब भी इलेक्शन होंगे उन्हें सिर्फ इलेक्शन का इंतजार करना था। लेकिन जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया उस पर ज़ाहिर है कि सवालिया निशान उठते हैं।
कि ये नहीं आप कह सकते कि जी स्पॉन्टेनियस था, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता तो वो सिर्फ यही ना होता कि जो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं जाते, वो कहीं और भी रुकते, मतलब उसके गवर्नर हाउस पे रुकते, वो सीएम हाउस पे पत्थर फेंकते, वो कहीं जाकर किसी वजीर के घर के ऊपर हंगामा करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर जगह जो है बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से सिर्फ और सिर्फ जो है फौजी तनसीबात की तरफ रुख किया गया। अब हो सकता है कि इरादा सिर्फ इतना हो कि जी वहाँ पे जाके एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, और लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि तशद्दुद हुआ, लोग अंदर घुस गए, तो ये चीज़ जो है वाकई कोई भी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट होती वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। और कोई अगर ये समझे कि उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा तो वो मुमकिन नहीं था। रियासती इदारों को अपने आप को एसेट करना था। एक तो ये मेरे ख्याल में ऐसी गलती थी, क्योंकि ज़ाहिर माजी में भी आप देखें कि शरीफ खानदान ने भी तनकीद की, जरदारी साहब ने भी तनकीद की, लेकिन वो वन ऑफ अफेयर हुआ करता था। इमरान खान ने या जो साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने इतना तसलसल के साथ ये काम किया, जो कहते हैं हैमर करना, तो उससे जो है मतलब है कि मामला खराब हुए। अगर आपको पाकिस्तान की सियासत का जरा भी अंदाजा हो तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि पावर मैट्रिक्स में हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अहम तरीन सुकून है, और उससे अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो उसमें जब तक हमारी सिविल और फौजी क़यादत मिलकर काम नहीं करेगी उस वक्त तक हम मुल्क को आगे ले नहीं जा सकते। तो ये माजी में भी गलतियां की लोगों ने कि जी वो कहते थे ना सिविल सुपरमेसी के नाम पे हम डोमिनेट करें, बहुत पे ऐसा मुमकिन नहीं था। कमजोर इदारा मुनज़्ज़म इदारे को उस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकता, लीड नहीं कर सकता, ये गलती थी। फिर अगर और वक्त हुआ तो और भी हम दो चार गलतियां गिनवा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है आमिर रज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, सुहेल वड़ाइच साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। वड़ाइच साहब, दुबई की मुलाकातों की कहानी है, इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे अहम क्या था जो तय पा गया? कुछ चीज़ें बाहर आईं, कुछ नहीं आ सकी, और सबसे बड़ा डेडलॉक आपको क्या समझ आता है? देखिए, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी बात तय पाई होगी वो यही होगी कि जी इकट्ठे चलना है, चाहे हम इलेक्शन अलग अलग लड़ें, सीट एडजस्टमेंट ना भी करें, अपनी अपनी जगह पे लड़ें, लेकिन फिर हम हुकूमत इकट्ठे बनाएंगे। ये कोलिशन जो है ये चलती रहेगी, इलेक्शन अलग लड़ के फिर कोलिशन में इकट्ठे चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि निगरान हुकूमत के खदोखाल तय किए गए होंगे, और ये तय किया गया होगा कि क्या इस असम्बली को 1 साल की एक्सटेंशन देनी है या जो निगरान हुकूमत है उसको लंबा करना है। और मेरा ये ख्याल है कि शायद इस हुकूमत को लंबा करने के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, क्योंकि वो समझती है कि आगे जब IMF का प्रोग्राम चलेगा तो अनपॉपुलैरिटी जो है वो और बढ़ेगी। लेकिन नून लीग ये समझती है कि जितनी देर हुकूमत की बागडोर हमारे पास नहीं होगी हम अपनी पॉलिटिक्स सीधी नहीं कर सकते। तो ये इख्तलाफ हो सकता है आपस में। ठीक है। अच्छा, तो वड़ाइच साहब, एक और बात ये सामने आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जी हम इक़्तिदार में आएंगे, अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम महंगाई का खात्मा कर देंगे। तो फिर एक सिंपल सा सवाल हर जहन में आता है कि अभी फिर किसकी हुकूमत है? देखिए, नवाज शरीफ जो एक जौहरी तब्दीली आई है ना, पहले ये था कि शायद अगले वज़ीर आज़म जो हैं इलेक्शन के बाद वो शहबाज शरीफ ही होंगे, लेकिन अब नून की क़यादत को ये कन्वे किया गया है कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ होंगे, और वही आकर कैंपेन चलाएंगे, वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन वो लंबी मुद्दत तक वज़ारत उज़्मा नहीं चलाएंगे। वो चाहते हैं कि उनकी विंडिकेशन हो जाए, वो पॉलिसी खतूत तय करें, मुआशी पॉलिसी तय करें, और उसके बाद 6 महीने या 3 महीने या साल उसके बाद वो अपनी वज़ारत उज़्मा जो है वो दोबारा अपने भाई को दे दें। और मरियम जो हैं, अगर वो जीत गए नून वाले, तो वो चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो मरियम को मिले पंजाब की। ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये सवाल है कि मैं आपकी तरफ आती हूँ, यानी अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कहा जाता रहा कि जी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये 2 ग्रुप्स हैं, ये धड़ाबंदी है नून लीग के अंदर, यानी इन बातों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा वाकई है, गो कि नून लीग इस बात की हमेशा तरदीद करती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी भी जो बड़ी जमात होती है उसमें मुख्तलिफ धड़े होते हैं, मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, सोच होती है। लेकिन ओवरवेलमिंग जो अब तक साबित किया नून लीग ने वो ये कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़ी वफादारी के साथ अपने बड़े भाई के साथ चले। उनको हो सकता है बीच में शिकायत नहीं हो, उनके अपने एम्बिशियस हो कि जी मैंने ये काम करना है, और फिर आखिर में मिल भी कि उनको वज़ारत उज़्मा। अब लेकिन जो सवाल जो है, जो मेरे ख्याल में खबर भी दी है वड़ाइच साहब ने कि अगर ये तय हो गया है कि जी नवाज शरीफ साहब खुद बिट करेंगे और वो आएंगे, तो एक सिर्फ नून लीग में तब्दीली नहीं है, एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी आपको नजर आ रही है। क्योंकि 3 मरतबा देखें कि जब इक़्तिदार में आए तो तीनों मरतबा इनके जो सींग फंसे थे
नवाज शरीफ साहब के, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से फंसे थे। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली है। जो हमारी नई इस्टेब्लिशमेंट है तो एक मरतबा फिर इनको मौका देने का सोच रही है, उनको विंडिकेट कराना चाहती है। क्यों कराना चाहती है एक अलग सवाल है, लेकिन अगर ये कराना चाहती तो लोग कहते हैं ना कि जैसे नून लीग ने बहुत बड़ी एक सियासी प्राइस पे की है इक़्तिदार में आके मुश्किल माशी फैसले करके, उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक बहुत बड़ी एक कीमत अदा की है इन लोगों को जगह देकर। और उसके ऊपर आपको पता है कि लोग जो है ज़ाहिर है कि एक सस्टेन पाकिस्तान में एक बड़ा एंटी फीमेल नून या एंटी पीडीएम वोट बैंक भी है ना, तो वहाँ के लोग जो समझते हैं कि जी इन लोगों ने जिन्होंने बरस तक बदगुमानी की, अब बेशक हमारे यहाँ जो है वो इल्जाम साबित नहीं होते और हमारे यहाँ जो है लोग बरी हो जाते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन यही मतलब हम तो एस्टेब्लिशमेंट ही कहेंगे ना, यही माजी की एस्टेब्लिशमेंट हो कोई भी हो, तो पूरा कहते हैं मार दिया करते थे उसके क्या कहते हैं ना कि एविडेंस के। तो लोग फिर सवाल करते हैं कि एकदम ये क्यों हो रहा है, और एक खानदान की उसको कहते हैं ना कि सियासी एहा के लिए पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन हुई है क्या ये मुनासिब थी। और ये भी लोग सवाल निशान करेंगे। देखिए तनकीद हुई थी ना शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उनका बेटा जो था वज़ीर आला बना था। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो जो एक हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो बात है उसके खिलाफ आप देखिएगा कि लोग मजीद आवाज़ उठाएंगे कि पाकिस्तान को राजवाड़े की तरह चलाया जा रहा है कि जी बाप होगा, बेटी होगी, भाई होगा, समधी होगा, कोई और होगा। तो ये जमहूरियत नहीं होती है। और अगर इसका नाम जमहूरियत है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल कम होने की जगह बढ़ेंगे। लेकिन जो जैसा वड़ाइच साहब फरमा रहे हैं इसका बिल्कुल इम्कान है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर ये इम्कान है तो उसके नतीजे में जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी हमें सोचना चाहिए। और हमारे जो फैसला साज हैं, एक तो अहले इक़्तिदार होते हैं और कुछ साहिब इख्तियार होते हैं, जो वाकई साहिब इख्तियार है उन्हें सोचना चाहिए कि मुल्क को किस डगर पे लेके जा रहे हैं। ठीक है सुहेल बड़ाई साहब, ये हर कोई ज़ाहिर बात दावा कर रहा है कि जी वज़ीर आज़म हमारी पार्टी से होगा, पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है, नून लीग के हवाले से भी अभी आपने भी खबर शेयर की। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहे ना हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और साथ ही उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एतमाद के साथ बड़ाई साहब कहा है कि जो अगले वज़ीर आज़म हैं वो जहांगीर तरीन साहब ही होंगे, ना ये किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, ना सीट एडजस्टमेंट की बात होगी। तो इनका कॉन्फिडेंस आपको क्या समझ आ रहा है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी तो नई नई पार्टी आई है, बहुत से लोग कह रहे हैं नौमौलूद पार्टी है, मंशूर भी क्लियर नहीं है। चलें इतना क्लियर कि जिस काम लाना चाहते हैं, मुस्तहकम करना चाहते हैं चीज़ों को। देखिए एक तो ये जो है तरीके इस्तेकाम पार्टी पहले ऐसे लग रहा था कि ये नून से सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है, और इस बारे में चूँकि वो पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं और वो बाई इलेक्शन जो है उसमें जो तरीन ग्रुप था उसको सीटें दी थी नून ने, लेकिन वो सारी सीटें बाई इलेक्शंस में हार गए थे। तो मेरा ख्याल है कि नून ये तजर्बा दोबारा नहीं करना चाहेगी, और तहरीक इस्तेहकाम पार्टी को भी ये समझ आ गई है कि ये तजर्बा दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए अब उनकी नज़र जो है वो पीटीआई के वोट बैंक पे है। चुनाचे उन्होंने वही बयानिया अपना लिया है जो पीटीआई का है कि यानी दोनों जमातों के ख़िलाफ़, और साथ वो चाहते हैं कि इमरान के ख़िलाफ़ बयानबाजी करें और इमरान का पार्टी का वोट बैंक ले लें। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वोट बैंक है बड़ा पर्सनलाइज्ड होता है, वो सिर्फ पार्टी के साथ नहीं जुड़ा होता, उस पर्सन के साथ भी जुड़ा होता है। वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे भुट्टो के साथ था, जैसे नवाज शरीफ के साथ था। इसी तरह जो पीटीआई का वोट बैंक है वो इमरान की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है। अब सिर्फ इस बुनियाद पर कि सिर्फ वही बातें करके जो पीटीआई करती थी, क्या ये वोट बैंक तोड़ा जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए ज़ाहिर है उन्हें ये साबित करना होगा कि इमरान खान इसके अहल नहीं रहे, इमरान खान में क्या ख़राबियाँ थी, इमरान खान को किस तरह से चार्जशीट करेंगे और पीटीआई का नारा किस तरह साथ बुलंद करेंगे, ये देखने की बात होगी। अच्छा, बड़ा ऐसा पंजाब में जो हुकूमत बनाता है उसका बहरहाल बड़ा एक इफेक्ट आता है कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। एक बड़ा सूबा है पंजाब, बड़ा अहम सूबा है सियासत के हवाले से। तो पंजाब में आपको कंपटीशन कितना सख्त दिखाई दे रहा है? बहरहाल पंजाब में नून लीग का एक वोट है, सबको इस बात पे एग्री करना होगा। तो ये क्या आसान मैच होगा कि जहाँ पे आपको लगता है कि किसी के साथ अगर कॉम्पिटिशन है या कोई आपके लिए चैलेंज है तो उसी के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला तय हो जाए? देखिए जी, जाहिर है अगला मुकाबला नून और पीटीआई में ही होगा पंजाब में, और नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब में तो उस पार्टी वोट बैंक की बुनियाद पर ही लोग जीतेंगे। साउथ पंजाब में जाहिर है कुछ इलेक्टेबल्स और कुछ पीपल्स पार्टी भी सीटें लेगी।
तो इस तरह से तकसीम होगी। लेकिन बुनियादी बात है कि बड़ी मेजर स्टेक होल्डर जो हैं PTI और नून है, और अभी तक जो PTI के बहुत सारे टिकट होल्डर हैं वो नहीं टूटे, और अभी तक अब मेरा ख्याल है ज़्यादा 25-30 टूट गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं टूटे। जब तक टिकट होल्डर नहीं टूटते और फिर उसके बाद आप मिडिल आर्डर जो है वो नहीं तोड़ते, जिस तरह के आपने MKM का तोड़ा था कराची में, उस वक्त तक PTI के वोट को बेअसर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बड़ा साहब, आमिर ज़िया साहब की तरफ जाने से पहले ज़रा इस पे भी कमेंट कर दें कि आपको लगता है कि आगे जाके किसी को सादा अक्सरियत मिलेगी या फिर मिली जुली मखलूत हुकूमत ही नज़र आ रही है? देखिए, अभी कुछ ट्रेंड्स इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले कह सकते हैं। इस वक्त तो देखिए PTI का वोट बैंक भी बरकरार है, नून का वोट बैंक भी, ख़ासकर जो बिज़नेस मिडिल क्लास है वो नून के साथ ही खड़ी है बावजूद तमाम क्राइसिस के। और फ्लोटिंग वोट जो है वो पहले PTI के साथ था, अब वो ज़ाहिर है देखेगा कि अगर इक़्तिदार में नहीं आ रही तो फ्लोटिंग वोट बैंक जो है वो फ़िलहाल नून को या इस्तेकाम पार्टी को किसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव होता है, उसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आमिर ज़िया साहब, फिर इस पे आप ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि किसकी तरफ झुकाव होता है, क्या होगा? अभी तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो मतलब है कि डेक को या शतरंज की बाजी सजाई जा रही है, और उस कहते हैं ना कि मोहरे कौन सा कहाँ जाके गिरता है, कौन क्या, फिर ज़ाहिर के इस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया होगा। PTI को हाथ पैर बांध कर इंतखाबी मैदान में छोड़ा जाएगा या उसके पास अमल की और उसकी कुछ आज़ादी होगी, ये तमाम शराइत हैं, उसके हिसाब से फिर आप देखते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल होगा क्या उनके जो रहनुमा हैं वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाते, वो अरेस्ट तो नहीं हो जाते। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन जैसे कि अंदाज़ा लोग अभी तक हर आम जो आदमी जो ज़रा भी पाकिस्तान में सियासत की समझ बूझ रखता है वो एक ही बात कह रहे हैं कि जी किसी को कहते हैं डिसाइसिव किस्म की जो है मेजॉरिटी होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बड़ा भानुमती का कुनबा होगा, बहुत ज़्यादा कहते हैं मिक्स रेट आ रही होगी, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना भूलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अपने आज़ाद हैं, और वो समझती है कि उसके पास सिंध मजबूती से है क्योंकि है, और अर्बन सिंध में भी वो मजीद मजबूत होंगे, बलूचिस्तान में उनके साथ सरदार आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए लास्ट 30 सेकंड। सोहेल बड़ाई साहब, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के कितने % चांसेस हैं? जी मेरा ख्याल है कि जब तक बदियाल साहब हैं तब तक तो नहीं गिरफ्तार होंगे, बदियाल साहब के जाने के बाद होंगे। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।